दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजवंश के बारे में जिसने शासन तो किया दक्षिण भारत पर, लेकिन अपनी छाप उत्तर भारत पर भी उसने छोड़ी। अपने सैन्य अभियान उत्तर भारत तक वो लेकर आए। कन्नौज पर उन्होंने आक्रमण किया, उस पर काबिज भी हुए। उन्होंने गुहा मंदिरों का निर्माण कराया, बहुत सारे साहित्यों का रचना करवाई, बहुत सारे विद्वानों को अपने राज दरबार में उन्होंने आश्रय दिया। ये राजवंश है राष्ट्रकूट। हम आज बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, जो अपनी एक अलग पहचान भारतीय प्राचीन इतिहास में रखता है। ठीक, इस वंश को सार्वभौम स्थिति में लाने वाला शासक था दंतीदुर्ग। ठीक है, लेकिन इस वंश का जो सबसे पहला राजा हमको दिखाई पड़ता है वो दंती वर्मा दिखाई पड़ता है। और इसके लेखों में हमको तुंग वंश के एक व्यक्ति थे रट, उनको आदि पुरुष कहा जाता है, ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो आज इस पर बात होगी, इस वंश के ऊपर बात होगी। चैप्टर ये जो मैंने उठाया ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इसके बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनसे प्रश्न सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने अमोघ वर्ष का नाम सुना होगा, धारा वर्ष का नाम सुना होगा, आपने त्रिकोणीय संघर्ष का जो चैप्टर है उसको भी एक प्रकार से पढ़ा होगा, तो उसमें इसको पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रकूट वंश को। और त्रिकोणीय संघर्ष को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि त्रिकोणीय संघर्ष को पढ़ाने से पहले हम राष्ट्रकूट को पढ़ा लें, पाल को पढ़ा लें और प्रतिहार को पढ़ा लें, इसके बाद त्रिकोणीय संघर्ष के ऊपर हम आएंगे। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि राष्ट्रकूट वंश का इतिहास हम कैसे जानें। जब कोई व्यक्ति इतिहास जानने का प्रयास करता है तो वो देखता है कि कौन से साधन हम उठाएं। ठीक है, साधन उठाना पड़ेगा, सही साधन उठाना पड़ेगा, प्रामाणिक साधन उठाना पड़ेगा, तब हम किसी के बारे में सही प्रकार से आकलन कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। और इतिहास एक अनुमान का करने का विषय है। जितने अच्छा अनुमान कर सकते हैं आप, जितना भी अच्छा, साक्ष्यों के साथ, वही इतिहास है। ठीक, तो राष्ट्रकूट वंश के इतिहास को जानने के लिए हम इनके शासकों द्वारा जो अभिलेख खुदवाए गए थे उन पर निर्भर हमको रहना पड़ता है। तो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं और तिथि युक्त, यानी कि उसमें डेट भी पड़ा हुआ है, ऐसे अभिलेख मिले हुए। अभिलेख, ताम्रपत्र भी मिला है, जो कि कुछ ना कुछ उसमें लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, लगभग ये सामंतों के लेख होते थे, तो सामंतगढ़ इसको लिखवाते थे या सामंतों के लिए ये लेख लिखा जाता था। ठीक, खास करके इसमें भूमि के अनुदान या अन्य अनुदानों के बारे में होता था। या प्रशासनिक कार्यों को उल्लेख किया जाता था उसमें। ठीक है, फिर साहित्य। साहित्य, आज अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई पत्रिका पढ़ रहे हैं, तो वो पत्रिका आपको आज के समाज के बारे में बताता है, यानी कि साहित्य वर्तमान का दर्पण होता है। तो उस समय के जो साहित्य थे वो तत्कालीन जो इतिहास, मतलब कि तत्कालीन जो समाज था उसके बारे में ये बताता था। समाज, शासन, प्रशासन, राजा के चरित्र के बारे में, या राजा का क्या व्यवहार होता था, धार्मिक विचार कैसे होते थे, ये सारी चीजें हमको साहित्य से पता चल जाती।
साहित्य में कविराज मार्ग नाम का साहित्य है, ठीक। महावीराचार्य, गणित सार संग्रह, ठीक। और आदि पुराण, ये बहुत महत्वपूर्ण साहित्य हमको इनके काल में दिखाई पड़ते हैं जो रचे गए हैं, ठीक है। कविराज मार्ग तो स्वयं अमोघ वर्ष ने लिखा था। अमोघ वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं राष्ट्रकूट वंश के। इन्होंने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया था। बहुत लंबा कार्यकाल था इनका, ठीक। बहुत ही शांति प्रिय शासन इन्होंने चलाया। महावीराचार्य और गणित सार संग्रह के जो रचयिता थे शाक्तायन, वो अमोघ वर्ष मतलब कि इसी राष्ट्रकूट वंश के राज दरबार में आश्रय प्राप्त किए थे। मतलब कि यहीं पर ये रहते थे, यहीं से इनका लालन पालन होता था, सारा खर्चा यही उठाते थे ये राष्ट्रकूट वंश वाले, और ये रचना करते थे। आदि पुराण जो है वो जिनसेन नाम के एक जैन मुनि थे, उन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है। संभवतः ये अमोघ वर्ष के गुरु थे, संभवतः। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई। अब आपको मैं बताता हूं वास्तुकला, स्थापत्य जो भी है, इसमें अगर देखा जाए तो गुहा मंदिरों को हम रख सकते हैं। मंदिरों से भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। मंदिरों में अभिलेख उनकी दीवारों पर लिखे होते हैं, ठीक है। इससे भी हमको इतिहास पता चलता है। तो हमको क्या जानना है? हमको राष्ट्रकूट वंश के इतिहास को जानने के साधनों के बारे में बात करनी है। तो अगर आपसे सवाल पूछे या आपको जानना है कि भाई, या कोई आपसे पूछ ले कि हाँ इतिहास कैसे जाना जाए इनका, तो हम अभिलेख से जानेंगे, ताम्रपत्र लेख से जानेंगे, साहित्य से जानेंगे, वास्तुकला और स्थापत्य कला से जानेंगे। अगर उनके सिक्के पाए गए हैं, ठीक है, मुद्राएं, उससे भी जानेंगे। तो गुहा मंदिरों में अगर आप जाएंगे एलोरा, ये औरंगाबाद में है, ठीक है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाओं का नाम आपने सुना होगा। अक्सर आप सुनते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता अलग गुफाएं हैं, ठीक है, और ये एलोरा, इसकी गुफाएं अलग है। यहां पर गुहा मंदिर आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि पर्वत को काटकर, पर्वत के चट्टानों को काटकर बनाया गया है। रावण की खाई, दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ठीक है। कैलाश मंदिर तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, और बहुत ही पैसा देकर, बहुत अत्यधिक धन खर्च कर कर इन्होंने कैलाश मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर इन्होंने बनाया था। पर्वत है, पर्वत की चट्टानों को ऊपर से काट कर नीचे तक आए हैं, ठीक है, सिंगल रॉक से बना हुआ है। और आज के 1300-1400 साल पहले इतना अच्छी मतलब मशीनरी नहीं थी, चीनी हथौड़ी से, हाथ से काम किया जा रहा था। बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मंदिर ये बनाया गया है। दशावतार मंदिर दंती दुर्ग को बताया जाता है कि इन्होंने बनवाया है, ठीक है। दंती दुर्ग वही जिसने राष्ट्रकूट वंश को सार्वभौम सत्ता में ला खड़ा किया था। राष्ट्रकूट वंश को अगर देखा जाए तो दंती दुर्ग ने ही खड़ा किया, किसमें? सार्वभौम सत्ता पर।
चालुक्य के बादामी शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को हराकर इन्होंने सत्ता हासिल की थी। मानखेत को अपना क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। और अगर देखा जाए सामंती शासन, अगर देखा जाए जो सामंत टाइप के जो शासक थे राष्ट्रकूट वंश में, वो थे दंती वर्मा। ठीक है, दंती दुर्ग अलग है और दंती वर्मा अलग है। दंती वर्मा जो है वो पूर्वज है। ठीक, और ये बाद में हुए सार्वभौम शासक बने पहले। तो एक प्रकार से इन्हीं के समय से हमको देखना होगा कि हाँ, राष्ट्रकूट वंश यहीं से सार्वभौम सत्ता में आई और यहीं से उनका मेन शाखा चलती है, मानखेत की शाखा। ठीक है, अब ये सब हो गया आपका। अभी कुछ और बचा हुआ है, तो अभिलेख हो गए। अच्छा, अब अभिलेख के ऊपर मैं थोड़ा बात कर लूं। अभिलेख होता क्या है? ठीक है, अभिलेख क्या है? एक प्रकार का प्रस्तर खंड होता है, फिनिशिंग किया हुआ प्रस्तर खंड। इस पर क्या होता है, छीनी हथौड़ी से उकेरी की जाती है। जो राष्ट्रकूट वंश के जो भी लेख अभिलेख मिले हैं वो लगभग संस्कृत भाषा में ही वो अभिलेख लिखे गए हैं। ठीक है, हालांकि इनकी मातृभाषा कन्नड़ ही रही है। इन्होंने जो ये कविराज मार्ग है ये भी कन्नड़ भाषा में ही लिखा है। किसने? अमोघवर्ष ने। कन्नड़ भाषा को अलग से ये प्रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन संस्कृत का भी विकास हो रहा था इनके समय में। जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, अब जैसे प्रस्तर खंड है, ठीक है, ये प्रस्तर खंड पर छीनी हथौड़ी से लिखावट होती थी, उकेरियां होती थी, इसमें शब्द लिखे जाते थे, वाक्य लिखे जाते थे, संस्कृत भाषा में वाक्य लिखे जाते थे। ठीक है, कहीं कहीं कन्नड़ भाषा का भी प्रयोग हुआ होगा। जैसे मैं, ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं। ठीक है, मैं चाहूं तो इसको मिटाकर या इसको रब करके मैं दूसरा शब्द लिख सकता हूं या इसमें काट छाट कर सकता हूं, लेकिन अगर इसमें एक बार लिख गया तो इसमें काट छाट नहीं होगा। तो इसलिए इसको बहुत प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, इसको बहुत प्रामाणिक माना जाता है। तामपत्र भी इसी प्रकार का होता है। ये तांबे की शीट होती है, उस पे जो है उकेरी की जाती है। ठीक, साहित्य में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल है, हाथ से ही लिखा जाता था लेकिन प्रिंट किया जाता था, चाहे भोजपत्रों पर चाहे किसी अन्य चीजों पर। तो इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती थी, बहुत सारी चीजें हटाई जा सकती थी। तो थोड़ा सा कम इस पे जो है विश्वास करते हैं जो भी इतिहासकार होते हैं। ठीक, और इस पे पुरातत्वविद जो हैं इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, चाहे इतिहासकार हो चाहे पुरातत्वविद हो। ये तो हो गया आपका इतिहास जानने के साधनों के बारे में बात होगी। अब मैं आपसे बात करूंगा इनके उत्पत्ति के बारे में कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए, इनका वंश क्या है, ये कहाँ से आए हैं, इनकी शाखा कहाँ कहाँ पर फैली है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे।